से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल चाणक्य क्लासेस पर। आज हम संख्या पद्धति का भाग 3 कवर करेंगे, जिसमें हम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग और इकाई का अंक निकालना तथा भाज्यता की जांच करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इसको कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हमें चाहिए कहाँ तक, ये हमें चाहिए 10 के स्क्वायर तक। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हमें चाहिए कहाँ तक, या तो 100 का स्क्वायर तक चाहिए हमें, या फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हमें चाहिए कहाँ तक, n का स्क्वायर तक। जहाँ पे n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, 1 2 3 अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसको याद करेंगे कैसे, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और सभी को डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। सभी को डिवाइड करेंगे 6 से। इस सूत्र को हमें याद करना होगा, इस सूत्र को हमें याद करना होगा। और n की जो भी वैल्यू, जहां तक जो लास्ट नंबर होगा वहां तक n की वैल्यू वो रखेंगे, और हम प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसको कैसे निकालेंगे, n बराबर रखेंगे यहाँ पे कितना, 10। n बराबर 10 रखते हैं, n बराबर 10 रखते हैं। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग n बराबर 10 रखेंगे। 10 गुणा n प्लस 1 यानी 11, n प्लस 1 यानी 11, 2n प्लस 1 यानी 21, 2n प्लस 1 यानी 21, और बटा करेंगे 6 बटा करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से ये 5 बार, 3 से इसको 7 बार काटेंगे, और इनको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना होगा, 35 गुणा 11, 35 गुणा 11 जो कि होगा कितना, 385। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या आया, 385। ऐसे ही हम किसी भी संख्या के, कहीं तक भी संख्या के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। जैसे 1 से 100 तक की, तो यहाँ पे n बराबर 100 पुट करेंगे। 1 से 20 तक की संख्या के वर्गों का योग चाहिए, तो n बराबर 20 पुट करेंगे। अगले टाइप में देखते हैं, जैसे 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, और ये हमें चाहिए कहाँ तक, लगातार 30 तक के वर्ग चाहिए। हमें फॉर्मूला कौन सा पता है, शुरुआत से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लेकिन हमें 20 से ऐसा कोई फॉर्मूला पता नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 1 से लेके 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी n बराबर पुट करेंगे हम कितना, 30। n बराबर पुट करेंगे कितना, 30। तो n बराबर 30 पुट करते हैं, तो n यानी 30, n प्लस 1 यानी 31, और 2n प्लस 1 यानी 61, 2n प्लस 1 यानी 61। तो डिवाइड करेंगे किससे, 6 से डिवाइड करेंगे, 5 बार होगा, 31 गुणा 5 करेंगे कितना होगा, 155, और 155 में गुणा करेंगे कितने का, 61 का। 155 में 61 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0, 3 और 9, ये आएगा कितना, 9455। 1 से 30 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है, 9455। लेकिन हमें चाहिए कहाँ से, 15 से चाहिए। तो पहले, इसके पहले कितनी प्राकृत संख्याएं छोड़ के आए हैं, 14 तक की सभी संख्याएं छोड़ के आए हैं। तो 1 से 14 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे, जिनको हम छोड़ के आए हैं। यहाँ पे 1 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, तो n बराबर कितना रखेंगे, 14। तो ये होगा 14 गुणे 15 गुणे 29 बटा 6। 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 3 से इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से इसको 7 बार। ये होगा कितना, 35 गुणे 29, इसको गुणा करेंगे, ये 5, 31 गुणे 0 7, ये कितना होगा, 5 1 10, ये होगा कितना, 1015। कितना होगा, 1015। अब हमें चाहिए कितना, 15 से लेके 30 तक की, और हमें पता क्या है, 1 से 30 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पता है, और 1 से 14 तक की प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पता है। तो 1 से 30 तक की योग में से हम 1 से 14 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे, तो इससे क्या आएगा, 9455 में से अगर हम घटा दें
1015 की तो आता है 0,4,0,4,4,8 यानी कितना 8440, जो कि है 15 से 30 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब देखते हैं प्राकृत संख्याओं के घनों का योग निकालना है। जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन, और ये चाहिए हमें कहाँ तक 10 के घन तक, या फिर 1 का घन प्लस 2 का घन और ये किसी वैल्यू पर्टिकुलर नंबर n के घन तक चाहिए, जहाँ पे n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे भी एक सूत्र याद करेंगे, n+1 अपॉन 2 और इसका करेंगे होल स्क्वायर, n+1/2 इसका करेंगे होल स्क्वायर। जैसे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या के घनों का योग चाहिए तो n बराबर कितना रखेंगे 10, तो 10 गुणा n+1 यानी 11/2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ये कितना होगा 5 यानी 55 का वर्ग। 55 का वर्ग निकालेंगे, 55 का वर्ग कितना आएगा 325। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या आया 325। अब इसी सीरीज में अगर कोई 20 से पूछते हैं, जैसे 15 से 40 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग, या फिर 11 से 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग, तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम 1 से 20 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकाल लेंगे, फिर जो संख्या हमने छोड़ी है 10 तक की तो उनके घनों का योग निकाल लेंगे, और घटा के जो हमें आंसर चाहिए वो आंसर फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं इकाई का अंक निकालना। तो किसी भी संख्या में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? जैसे ये सीरीज दी है 17 × 18 × 19 × 21 × 42 × 72, और इसमें हमसे पूछा जाए कि अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इनको गुणा करेंगे हम। पहले देखेंगे 7, इकाई के अंक का गुणा करेंगे हम, 7 का गुणा करेंगे 8 में, 7 कितना होगा 56। फिर 56 में 6 का इकाई का अंक लेंगे तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 54। फिर इसका 4 इकाई का अंक लेंगे और गुणा करेंगे 21 के इकाई के अंक यानी 1 में, तो कितना होगा 4। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 के इकाई के अंक 2 में यानी कितना होगा 8। फिर 8 के इकाई का 8 का गुणा करेंगे 72 के इकाई के अंक में, कितना होगा 16। तो जब इन सब का हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 16। अब यहाँ पे एक चीज गौर करते हैं, अगर किसी सीरीज में 5 दिया हो, किसी सीरीज में 5 दिया हो और मल्टीप्लाई में कोई सम संख्या हो, मल्टीप्लाई में कोई सम संख्या हो, तो 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करने पर कितना आता है? बाद में 0 आता है। तो जिस सीरीज में 5 हो और कोई सम संख्या दी हो तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 होगा। जिस सीरीज में 5 हो और कोई सम संख्या हो उसकी इकाई का अंक क्या होगा 0 हो। तो अगर मल्टीप्लाई वाली सीरीज में किसी संख्या में इकाई का अंक 5 है और उसके साथ सम संख्या दी हुई हो तो इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा, और अगर विषम संख्या दी हुई हो तो इकाई का अंक क्या होगा 5 का किसी भी विषम संख्या में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। अब देखते हैं घातांक वाले, जैसे हम लिखें 2 की पावर 40, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, या फिर हम लिखें 3 की पावर 121, इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इनमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे ये बाद में देखेंगे, इससे पहले कुछ नंबर देख लेते हैं। जैसे 10, तो 10 में अगर 10 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है 100 आता है। 10 में 10 का मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आता है 100, यानी जिस संख्या के बाद में 0 है उसकी कितनी भी घात लगा दे इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। फिर देख लेते हैं 1 में 1 का गुणा किया तो इकाई का अंक क्या आएगा 1 ही आएगा, यानी जिस संख्या के बाद में 1 है, जैसे 1, 11, 21, 31, तो इनकी कितनी भी पावर लगा दे इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। इसके बाद ऐसी संख्या है 5, जिसमें 5 में 5 का गुणा करते हैं तो क्या आता है 25, यानी किसी संख्या के बाद में अगर 5 हो तो इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा। फिर 6 में 6 का गुणा करने पर क्या आता है 36, तो किसी संख्या के बाद में अगर 6 है तो उसका भी इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा। तो देखते हैं उन संख्याओं को जो जिनके बाद में 0 नहीं, 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है या फिर 6 भी नहीं है, तो उनमें जो घातें लगी होंगी तब इकाई का अंक क्या आएगा। तो पहले कुछ थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जैसे 2 और इसमें 2 का गुणा करके जाते हैं कहाँ तक 5 बार, 2 का गुणा करते हैं कितने बार
5 बार तो ये कितना आता है 32। यानी अगर 2 का हमने 5 बार गुणा किया तो कितना आया 32। ऐसे ही अगर हम 3 को 3 में 5 बार गुणा करते हैं, 3 को 3 में 5 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 243। यानी 3 को 5 बार गुणा करने पर कितना आता है 243, यानी इकाई का अंक फिर से 3 आएगा। ऐसे ही 4 को 5 बार गुणा करते हैं, या फिर 7 को 5 बार गुणा करते हैं, या फिर 8 को या 9 को 5 बार गुणा करते हैं तो इकाई का अंक पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमने गौर किया कि शुरुआती 4 संख्याओं तक, शुरुआती 4 तक तो संख्याएं परिवर्तित होती हैं, लेकिन जैसे ही 5वां अंक आता है, 5वां अंक आता है तो संख्या वही हो जाती है। यानी हम देखते हैं कि पहले 5, अगर 5 घात है तो वही संख्या प्राप्त होगी इकाई के अंक में। फिर देखते हैं 5 में 4 ऐड करें तो कितना होता है 9, 9 तक वही संख्या फिर प्राप्त होगी। फिर 9 के बाद 13 और 13 के बाद 17, ऐसे आगे तक यही संख्या प्राप्त होती रहती है। तो यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर देखते हैं कि सभी को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो शेष कितना बचता है 1। सभी को 4 से डिवाइड करें तो शेष कितना बचता है 1 बचता है। यानी किसी भी संख्या की जो घात है उसको 4 से डिवाइड करें और 1 शेष बच जाए तो इकाई का अंक वही संख्या होगी। यानी जैसे हमसे पूछा गया था कि 22 की घाते 40 या फिर 22 की घाते 42, 22 की घाते 42 और इसमें हमें चाहिए इकाई का अंक। तो हम करते क्या है, हम जो घात होती है 42 इसको करते हैं 4 से डिवाइड और शेषफल देखते हैं कितना आता है। मैंने 42 को 4 से डिवाइड किया और शेषफल कितना आया 2। तो 22 की घाते 2 का जो इकाई का अंक होगा वही इकाई का अंक किसका होगा, इस संख्या का। जैसे 22 गुणा 22 करते हैं तो इकाई का अंक 2 गुणा 2 होगा, यानी कितना होगा 4। तो इकाई का अंक 22 की घाते 42 में इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। और देख लेते हैं, जैसे हम करें 19 और 19 की पावर कितनी कर दें 38, 19 की पावर करें 38, इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा जाए तो 4 से डिवाइड करते हैं, शेष कितना बचता है 2। यानी 19 की घाते 2 जो इकाई का अंक होगा वही आएगा। तो 9 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा इकाई का अंक 1 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। अब कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं पावर में या घात में जो 4 से पूरी विभाज्य हो। ऐसी संख्या जो 4 से पूरी विभाज्य हो, जैसे 40 हमें चाहिए 17 की घाते 40, 17 की घाते 40 और इसमें आपसे पूछा जाए इकाई का अंक तो शेष कितना बचता है 0। और जब ऐसी स्थिति आए कि जो घात है वो 4 से पूरी विभाजित हो जाए तो हम फिर घात में कितनी लिखते हैं 4 ही लिख देते हैं। घात में कितने लिखते हैं 4, यानी 17 गुणा 17 गुणा 17 और गुणा करते हैं 17। तो 7 का 7 में करेंगे 49, फिर 9 का 7 में करेंगे 63 और फिर 3 का 7 में करेंगे कितना आएगा 21। 3 का 7 में करेंगे तो कितना आएगा 21। इसमें इकाई का अंक क्या होगा 1। आप ऐसे ही किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकाल सकते हैं। हम भाज्यता की जांच करते हैं, जैसे कोई संख्या 2 से विभाज्य कब होगी, 3 से विभाज्य कब होगी, या फिर 4 से विभाज्य कब होगी, या 8, 9 या 10 या फिर 11 से विभाज्य कैसे होगी। तो देखते हैं 2 से विभाज्यता की शर्त क्या है। 2 से विभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं सम हो। जैसे सम संख्या कौन सी, जिनके इकाई का अंक सम हो या जिनके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हो तो ये सम संख्याएं होगी। तो 2 से विभाज्यता की शर्त क्या है, किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक हो तो उसको वो 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता की शर्त क्या है कि जो संख्या लिखी है उसके अंकों का योग, उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्या 3 से विभाजित होना चाहिए तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ऐसे 4 से विभाज्यता की अगर शर्त की बात करें तो 4 से विभाज्यता की शर्त क्या है कि लास्ट के 2 नंबर, अंत के 2 नंबर 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे हम लिखें 420 या इसके आगे कुछ भी लिख दें 19,420 लिखें और पूछें कि क्या ये 4 से विभाजित है, तो आप लास्ट के अंक देखेंगे 2, 20 जो कि 4 से विभाजित है। तो अंत के 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। अंत के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। अगर इसमें लास्ट के 2 नंबर 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
5 से विभाज्यता की शर्त क्या है? तो अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ें तो इसमें 2 अंक आते हैं, केवल 5 और 0, 5 और 0 इकाई के अंक में। तो यही इसकी शर्त है कि किसी संख्या के अंत में या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो वो कितने से विभाज्य होगी? 5 से विभाज्य होगी। ऐसी बात करते हैं 6 से विभाज्यता की, तो 6 जो है, 6 के 2 फैक्टर हैं, 2 और 3। तो जिस संख्या में 2 से विभाज्यता की शर्त लागू हो और 3 से विभाज्यता की शर्त लागू हो, वहां पर वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जहां पे 2 से विभाज्यता की शर्त लागू हो जाए और 3 से विभाज्यता की शर्त लागू हो जाए, वो 6 से भी विभाज्य होगी। अब 7 से विभाज्यता की बात करते हैं, तो इसको बाद में देखेंगे। पहले 8, 9 और 10, 8, 9, 10 और 11 की विभाज्यता देख लेते हैं। तो 8 की शर्त क्या है? लास्ट के 3 अंक, जो लास्ट के 3 अंक होंगे वो 8 से विभाजित होने चाहिए। 9 से विभाज्यता की शर्त क्या है? संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 10 से विभाज्यता की शर्त क्या है? तो अगर 10 का पहाड़ा देखें, 10, 20, 30 ऐसे ही 100 तक, तो जितनी भी संख्या आती है उनमें सब में लास्ट में क्या आता है? 0। तो 10 से विभाज्यता की शर्त क्या है? कि लास्ट में लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 11 से विभाज्यता की। तो कोई संख्या अगर हम लिखें 1, 3, 2, 5, 6 ऐसे, तो इसमें सम स्थान पे कौन से आते हैं? 3 और 5, और विषम स्थान पे कौन से आते हैं? 1, 2 और 6। तो अगर किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, इन दोनों का अंतर निकालें, या तो वो 0 से विभाज्य हो, या तो वो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, या तो 0 हो या फिर 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। या तो वो 0 हो या 11 से विभाज्य हो। जैसे इसमें देखते हैं, हम इस संख्या में देखते हैं, तो सम पे कौन से आते हैं? 3, 2, 5, 3, 2, 5, 6। इसमें 5 और 3 क्या होगा? 8 होगा, और 6 और 2 क्या होगा? 8 होगा। इन दोनों का अंतर कितना आया? इन दोनों का अंतर आया 0। तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। या फिर इनका अंतर आ जाए 11, या फिर इनका अंतर आ जाए 22, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब हम जो छोड़ के आए थे 7, उसकी बात कर लेते हैं। 7 से विभाज्य होने की शर्त ऐसी है कि इकाई के अंक का दोगुना, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे और जो शेष अंक बचते हैं, इकाई के अंक का दोगुना करेंगे और जो शेष अंक बचते हैं उसमें से इकाई के अंक का दोगुना घटाते हैं। और अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे हम लिखते हैं 7343, 7343, और पूछेंगे क्या ये संख्या 7 से विभाजित है? तो हम इसकी जांच करते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो इकाई के अंक का दोगुना लेते हैं 6, और 6 को घटाते हैं किसमें से? 34 में से, या 734 में से 6 को घटाते हैं, कितना आएगा? 728, 728 आएगा। इसको 7 से विभाजित करके देखेंगे, ये 7 से विभाज्य है, तो यहाँ पे ये संख्या 7 से विभाजित होगी। ये रही 7 से विभाज्यता की शर्त। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि 7 से विभाज्यता की शर्त पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये अगर और बड़ी संख्या कर दी जाए तो फिर हमें और ज़्यादा जांच करनी होगी। उससे अच्छा है हम 3 से एक जो लास्ट नंबर होगा उसमें और विभाजित करके देख लें।